बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। कल ही यानी सोमवार को निर्वाचन आयोग ने विधिवत प्रेस वार्ता के माध्यम से चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत रोहतास जिला की 7 विधानसभा क्षेत्रों के 7 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 11 नवंबर को होने की घोषणा हुई है। इसे लेकर हर दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इस बार कांग्रेस भी बड़े दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। उनका गठबंधन राजद के साथ है, जिसमें और भी कुछ दल शामिल हैं, जैसे मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और भी 1-2 दल के इसमें शामिल होने की संभावना है। वो जैसे ही जो है वो टिकट फाइनल होगा तब तक सारी बातें सामने आ जाएंगी। दोस्तों, अभी मैं रोहतास जिला में ही हूँ और मैं खुशरू परवेज न्यूज़ एक्सिस के लिए, और हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पांडे मौजूद हैं। इनका मनोनयन इस पद पे, रोहतास जिला के कांग्रेस अध्यक्ष पद पे मनोनयन इसी वर्ष लगभग 6 महीने पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है और ये तन मन धन से कांग्रेसी हैं। शुरू से ही ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, जिसके चलते इनका मनोनयन बिना किसी जांच पड़ताल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रोहतास जिला अध्यक्ष के पद पर कर दिया और अध्यक्ष बनने के बाद ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं और रोहतास जिला में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के संगठनात्मक तौर पे कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कई अभियान चला रहे हैं। और एक अहम बात यह है कि वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत रोहतास जिला के सासाराम से ही हुई है। इसका भी एक लाभ मिलेगा कांग्रेस को, ये मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बाकी बातें, कांग्रेस कितना आगे बढ़ पाई है, कांग्रेस कितना मजबूत हो पाई है और आगामी विधानसभा चुनाव में अभी जो मतदान होने वाले हैं 11 नवंबर को और जिसकी गिनती 14 नवंबर को होगी, और क्या परिणाम सामने आएंगे और कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, महागठबंधन की स्थिति क्या होगी, इसको जानने के लिए अभी हम आपके सामने साक्षात्कार करेंगे अमरेंद्र कुमार पांडे जी से, जो रोहतास जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। आइए अमरेंद्र कुमार पांडे जी, न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो चैनल के सुन रहे हैं उनको भी, और आपको भी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। और आपने जो ये बातें हमसे कही, तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा मनोनयन 6 महीने हुआ। 6 महीने में मैंने अनेकों काम किया कांग्रेस के लिए, और मैं जन्मजात जब से मैं होश संभाला तब से मैं कांग्रेस में ही हूँ। कांग्रेस का विक्रमगंज का प्रखंड अध्यक्ष रहा 3 बार। जब पंडित गिरीश नारायण मिश्र जी जब अध्यक्ष हुआ करते थे तो मैं उस समय उनके कमेटी में महामंत्री का पद पर था, और श्री नारायण सिंह हुए, संतोष मिश्र हुए, तो मैं जिला का उपाध्यक्ष रहा। फिर मुझे पुनः कोई ऐसा नहीं मिला व्यक्ति, तो मुझे विक्रमगंज का अध्यक्ष बनाया गया अनुमंडल का। इसको भी मैंने संभाला, लेकिन इसके बाद मैंने रिजाइन कर दिया, क्योंकि मैं अब प्रखंड अध्यक्ष के रहने के काबिल नहीं रह गया था, क्योंकि हमारी ओहदा कुछ और ऊंचा हो गई थी पार्टी में। और अध्यक्ष मुझे खड़गे जी द्वारा बनाया गया 2 अप्रैल 2025 को, और उस समय से मैं अनवरत कांग्रेस के लिए, मैं 24 घंटा सोना कांग्रेस के लिए, जब सोता हूं तभी कांग्रेस के बारे में सोचता हूं, जब जगता हूं तो कांग्रेस के बारे में सोचता हूं। मेरे रग रग में कांग्रेस का एक एक कतरा खून दौड़ रहा है।
तो आप ज़रा ये बताएं कि वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस का जो अभियान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपके ज़िले से और जो ज़िला मुख्यालय सासाराम से शुरू हुआ, उसका ज़िले पर क्या प्रभाव आप देखते हैं? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और मैं बधाई देता हूं, मैं सलूट करता हूं अपने जिले के जनता को और बिहार के जनता को कि प्रारंभिक शुरुआत हुआ सासाराम से और सासाराम में ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ हमारे जननायक माननीय राहुल गांधी जी का और सब जनता का सहयोग मिला, साथ साथ मेरा भी सहयोग रहा। मैंने भी एक माह मैं नहीं जाना कि कहाँ घर है, कहाँ दरवाजा है, कब खाना है, कब सोना है। मैंने अनवरत कार्य करता रहा अपने प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए और उसमें सब लोगों का योगदान मिला और इसी क्रम में ये ऐतिहासिक प्रोग्राम कराए जिसका फलस्वरूप मुझे ये प्रतिफल मिला कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा मुझे बधाई पत्र भेजा गया। तो अब जैसे आम एक धारणा बनी हुई थी लोगों में कि कांग्रेस संगठन स्तर पे मजबूत नहीं है, तो इस वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत जब यहाँ से हुई तो उसको इतना सफल बनाने के पीछे क्या राज है? लोग मुगालते में न रहे कि जो 6 माह पहले कांग्रेस थी वो आज कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस बहुत आगे चला गया है। और जो वोट अधिकार यात्रा हमारे माननीय जननायक राहुल गांधी ने जो जिसका शुरुआत की, वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी ने शुरुआत की और हमारे धरती से शेरशाह की सूरी से शेरशाह के नगरी से जब यहाँ से शुरुआत की सासाराम से, तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट जनता में पड़ा और जहां जहां प्रोग्राम हुआ राहुल गांधी जी का वहां जन सैलाब उमड़ गया। तो उस कार्यक्रम के बाद भी आप लोगों से मिलते होंगे। अब मुद्दा वोट चोरी का था जिसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हुई। इस पर्टिकुलर वोट चोरी के मामले पर जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जनता की प्रतिक्रिया है कि जो कांग्रेस ने कार्य किया, जो हमारे माननीय राहुल गांधी ने जो कार्य किया, जिस अभियान के तहत चला, इसका नतीजा हुआ कि जितने गरीब गुरुआ जो पंजाब हरियाणा राजस्थान कमाने के लिए गए थे उन लोगों का जो नाम हटा दिया गया था वो सारा नाम जुड़ गया और एक भी घुसपैठिए का नाम हमारा भारत का निर्वाचन आयोग जो अभी 2 रोज पहले यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं बता पाया। मैं आज भी पूछता हूं कांग्रेस अध्यक्ष होने के हैसियत से कि वोट अधिकार जो यात्रा हम लोग चलाए और जो चोरी की जो बात हुई कि घुसपैठिए के हमारे भाजपा के लोग बोले कि घुसपैठिए के हम लोग नाम कटवाएंगे, कहाँ एक घुसपैठिए दिखाया निर्वाचन आयोग ने? अगर निर्वाचन आयोग एक भी घुसपैठिए को साबित कर दे, लेकिन साबित तो नहीं कर पाया। अच्छा, आपको कुछ लगता है कि क्या ये घुसपैठिया जो है शब्द का एक प्रतीकात्मक इस्तेमाल भाजपा किसी खास वर्ग के लिए, किसी खास कम्युनिटी के लिए कर रही है? बिल्कुल, वो अल्पसंख्यक के लिए कर रही है कि घुसपैठिए बांग्लादेश से और पाकिस्तान से आकर हमारे देश में प्रवेश कर गए। तो भारत का गृह मंत्री कौन है? ये कौन देख सकता है? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? तो क्या कर रहा था कि हमारे देश में घुसपैठिए हमारे सीमा को लांघ कर चले आए। ये तो बिल्कुल इस भारत के गृह मंत्री का विफलता है, ये भारत का सरकार के, भाजपा सरकार का विफलता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि घुसपैठिया शब्द का जो इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पे बीजेपी कर रही है, जो मुसलमानों के लिए मुसलमानों के लिए कर रही है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जनसभाओं में इस शब्द पर जोर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि इस शब्द का इस्तेमाल सिर्फ ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है। बिल्कुल, हमारे देश को आजाद कराने में बहुत हमारे जो अल्पसंख्यक मुसलमान जो लोग हैं, जैसे अब्दुल कलाम साहब, कौन बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के आजाद करने के लिए, आजादी दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। उस व्यक्ति को, उस समाज को, उस अल्पसंख्यक समाज को इस देश के भाजपा के लोग घुसपैठिए कर रहे हैं, इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकती है। भाजपा के लोग का इस देश को आजाद कराने में एक पैसा भी हाथ नहीं है और न उनका कोई ऐसा सहयोग रहा। तो अभी राहुल गांधी का विशेषकर ईबीसी और SC/ST इनको लेकर
वो ज़्यादा चिंतित दिखाई देते हैं कि इनको किसी तरह इनका अधिकार मिले। तो इन वर्ग पर क्या असर आप देखते हैं राहुल गांधी का? अच्छा असर है भैया, असर अच्छा पड़ रहा है। और जिसका जितना आबादी है उसका उतना हक मिलना चाहिए। ये राहुल गांधी कौन गलत काम कर रहे हैं? अगर हमें कोई कष्ट हो उससे तो कष्ट होने दीजिए, लेकिन जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी तो होनी चाहिए, चाहे नौकरी में हो, चाहे सामाजिक जीवन में हो, चाहे विधायक के चुनाव में हो, चाहे एमपी के चुनाव में हो। सहभागिता तो होनी चाहिए उन लोगों को। हमारा राहुल गांधी एक बड़ा अच्छा मिशन लेकर चले हैं, अच्छा नैरेटिव है उनका। तो अभी बिहार चुनाव पे चूंकि पूरी तरह फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो आप ये बताइए कि संगठनात्मक तौर पर अभी जिले में क्या स्थिति है कांग्रेस की? जिले में बहुत अच्छा स्थिति है हमारी। हम जब से अध्यक्ष बने हैं 10 साल में जितना मीटिंग, जितना सभा, जितना प्रदर्शन नहीं हुआ मैंने 6 साल में करा कर दिखा दिया। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं पत्रकार साहब कि हमारा जिला जो है माई बहन मान योजना में इस बिहार में प्रथम किया है और प्रथम स्थान है। हम लोगों ने बहुत काम किया है इस पर। हम लोगों ने BL2 अपना जो हमारा जो संगठन है हमने हर बूथ पर बनाया है। हमने अपना संगठन को मजबूत किया है और हमारी संगठन आज के डेट में बहुत मजबूत है और हमारे कांग्रेस की तरफ आम लोगों का रुझान बढ़ रहा है। अच्छा, पिछले दिनों मुझे लगता है कि पिछले महीने ही थोड़ी ऐसी सुगबुगाहट सामने आई थी कि कांग्रेस में यहाँ पे रोहतास जिला में थोड़ी गुटबंदी चल रही है। इस पर क्या कहना है आपका? उस पर कहना है कि देखिए, जब गिरीश मिश्र थे तो उस समय भी कुछ ऐसे लोग थे, यही तत्व लोग थे जो गुटबंदी करते थे। जमुना शुक्ल अध्यक्ष हुए, उनका भी यही लोग विरोध किए। परमीला सिंह अध्यक्ष हुई, उनका भी यही लोग विरोध किए। और संतोष मिश्रा जी अध्यक्ष हुए, उनका यही लोग विरोध किए। ये कांग्रेस के स्लीपर सेल लोग हैं और ये कांग्रेसी हो ही नहीं सकते हैं जो कांग्रेस का विरोध करे और कांग्रेस में जो गुटबंदी करे उसको कांग्रेस कहना उचित नहीं होगा। और ये इन लोगों का पेशा है, यही लोग ये करते आ रहे हैं। ये मेरे समय में ही थोड़े कर रहे हैं, इसके पहले भी जो अध्यक्ष बना है सब लोगों के साथ किए हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को मैं कतई नहीं बर्दाश्त करूंगा। हमारे जननायक राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे जो संगठन में कुछ RSS और भाजपा के लोग घुस आए हैं, उन लोगों को पहचान करनी होगी। तो हम लोग उसका पहचान कर रहे हैं, इसका प्रतिफल चुनाव बाद मिलेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये स्लीपर सेल के लोग हैं और कांग्रेस को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन वो कितना कामयाब हो पाएंगे इस कोशिश में? अब ये कोशिश में जितना कामयाब हो सके लोग, पार्टी देखिए ये पार्टी है। क्योंकि ऐसा देखने को मिला कि वोटर अधिकार यात्रा में एक जन सैलाब जो है आपके साथ आया। जी जी। तो स्लीपर सेल अब कितना प्रभावी साबित होगा आपके हिसाब? कोई प्रभावित नहीं होगा। सारे अपना अकील लगाकर सारे लोगों से मिलजुल कर लोग देख लिए, ठीक ना। अब ये लोग क्या कर सकते हैं? कांग्रेस को कमजोर करने की साजिश लोग कर रहे हैं और इससे अधिक कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। ये जो पोस्ट मेरा है अध्यक्ष का, ये नॉमिनेटेड पोस्ट है पत्रकार साहब। ये इसमें इस संगठन चलाने के लिए बहुत शक्ति और अर्थ की आवश्यकता है, ठीक ना। और मैंने 6 महीना चलाया, हो सकता है कल पार्टी हमको हटा दे। जिसको बनाएगी उसको स्वीकार है हमारा। मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं, मैं कांग्रेस हूं और मैं कभी भी मरते दम तक कांग्रेस से बाहर नहीं जाऊंगा। कांग्रेस के साथ रहूंगा और कांग्रेस के झंडा में ही लिपट कर मैं हमारी मृत्यु भी होगी, ये जान लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार ने पहली बार एक सप्ताह पहले महिलाओं के खाते में 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले। वो के इससे व्यवसाय लोग करेंगे, ठीक है। और कल ही निर्वाचन आयोग की घोषणा हुई है शायद, और कल फिर लगभग 21 लाख महिलाओं के खाते में फिर नीतीश कुमार ने 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किया। तो इसका क्या असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा और साथ में
एक और बात है कि पारिवारिक लाभ योजना जो पेंशन है, पारिवारिक पेंशन योजना जो है, उसकी राशि में भी बढ़ोतरी कर दिया चुनाव से पहले, यानी पिछले महीने इसकी घोषणा कर दी और लोगों को पहला पेंशन शायद बढ़ी हुई दर से मिल भी गया। तो इसका क्या असर देखते हैं आप? देखिए सर, स्थिति स्पष्ट है। इन लोगों ने 10-10 हजार रुपया देने का हर महिला के खाता में 1,21,00,000 लोगों को देने का काम किया जी। 10,000 में कौन सा व्यवसाय हो सकता है? एक ठेला बनाने में भी 10,000 रुपया लग जाएगा, तो कौन महिला 10,000 में कैसा व्यवसाय कर पाएगी? और इस चुनाव के समय में 20 साल से सरकार चल रही है माननीय नीतीश जी का, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे सूबे के प्रधान हैं। 20 साल से सरकार चल रही है और 20 साल के बाद इनको जिस दिन चुनाव का घोषणा हुआ उस दिन इनको याद पड़ा, 2 दिन पहले याद पड़ा। इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है, कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी जीविका दीदी है, चाहे जो भी सामाजिक संगठन चलाती है, वो पढ़ी लिखी महिला है, वो जान रही है कि ये वोट देने के लिए घूस दिया जा रहा है। और ये आपको ये भी बात बता देते हैं, चुनाव के बाद ये ऋण के रूप में दिया जा रहा है उन लोगों को खाते में, जो जीविका दीदी में। चुनाव के बाद इन लोगों को पैसा देना होगा, ये सारी महिलाएं समझ रही है। ये इससे कोई खास असर नहीं पड़ने जा रहा है। ये घूस का पैसा है, सब लोग कह रहे हैं। ये घूस समय चुनाव के समय में 10,000 रुपया दिया जा रहा है, ये घूस के लिए दिया जा रहा है, वोट देने के लिए दिया जा रहा है। तो ये बहुत से समझती है महिलाएं, बहुत सा नहीं ना समझ है। और मुझे लगता है कि महागठबंधन ने या इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव ने जो घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 200 यूनिट बिजली हर महीने फ्री देंगे, तो शायद उसको फॉलो करते हुए बिहार की सरकार ने, नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री देना शुरू कर दिया चुनाव से पहले। इसका भी कुछ असर पड़ेगा क्या? कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब हमारे माननीय विपक्ष के नेता बिहार तेजस्वी यादव और माननीय राहुल गांधी जी ने, जो विपक्ष के हमारे नेता हैं लोकसभा के, ये लोग जब घोषणा किए कि हम 2,500 रुपया देंगे, तो इन्होंने 1,100 रुपया दिया। जब इन्होंने घोषणा किया कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, तो इन्होंने 125 यूनिट फ्री करने, जो हम लोगों ने मांग रखा, हमने 2,500 रुपया पेंशन देने के लिए घोषणा किया, इन्होंने 1,100 रुपया देना शुरू कर दिया। तो हम लोग ये भयभीत हैं और ये जान रहे हैं कि मैं चुनाव हार रहा हूं, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में जो हम लोगों ने घोषणा किया था कि हम लोग ये करेंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, तो ये जल्दीबाजी में ये सब देना शुरू कर दी है। इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये नकल कर रहे हैं हम लोगों का। हम ये तो सौभाग्य की बात कि हम लोगों ने जो घोषणा किया, ये दबाव में ही सही नीतीश कुमार ने उसको कार्यान्वयन करने का काम किया और इससे जनता को लाभ हुआ। अच्छा, कभी जो है राजनीतिक दलों के साथ रणनीतिकार के रूप में काम कर चुके हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जन स्वराज, पहले ये संस्था थी और पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को इन्होंने जन स्वराज पार्टी, इसको पॉलिटिकल पार्टी बना दिया और बहुत ज़मीनी स्तर पर अभियान चला रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में कई जगहों पर जनसभाएं कर रहे हैं और युवकों को लुभाने के लिए पलायन को रोकने का वादा कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि जनता जो है मेरी तरफ देख रही है और जनता परिवर्तन चाहती है। वो कितना प्रभावित कर पाएंगे इस चुनाव को? देखिए भैया, ये पार्टी बनाए हैं, पहले तो ये सभी दल के मोदी और नीतीश जैसे सरीखे लोगों को ई फॉलोअर का काम करते थे जी। लेकिन स्थिति ऐसा है कि इनसे कोई कुछ होने जाने वाला नहीं। ये एक महज पार्टी बनाकर इसको हौगा बनाए हुए हैं, ये बात जरूर है। पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। एक गांव में एक ये नियुक्त किए हैं एक कार्यकर्ता को, जिसका सैलरी 30,000 35,000, गाड़ी घोड़ा सारी की व्यवस्था की है। इनके पास पैसा है, हवा बनाए हुए हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। यहाँ डायरेक्ट लड़ाई होगी इंडिया गठबंधन और एनडीए से बिहार।
तो ये किसी तरह से प्रभावित नहीं कर कोई प्रभावित नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये हवा बनाए हैं। जब जनता का मूड बनेगा तो दो ही पार्टी जान रही है, एनडीए और इंडिया, बस। अच्छा, अब ये असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM ये कितना प्रभाव डालेगी? देखिए, प्रभाव ही डाल चुके, 5 साल पहले प्रभाव डाले थे आपके सीमांचल एरिया में, लेकिन सारे लोग समझ गए। आज की जो माहौल है, चाहे ये जो घटना घटा कि जितना भी जमीन एक्वायर करना, संपत्ति को हड़पना, देखिए हमको नहीं दिमाग में आ रहा है, वक्फ बोर्ड वाला, तो ये सारी जनता समझ गई। आज मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है इस देश में? हम अपने अल्लाह का नाम लेते हैं, वो अपना खुदा का नाम लेते हैं, आई लव यू अल्लाह कहते हैं, आई लव यू खुदा कहते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? हम कहते हैं आई लव यू भगवान, तो इसमें क्या दिक्कत है? अपने अपने जो जिनके देवी देवता हैं, जिनके जो प्रधान है, जिनको जो मानते हैं, वो अपना नाम ले रहे हैं। तो देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, बरेली में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो यह क्या इस देश के मुसलमान नहीं देख रहे हैं? इस देश के अल्पसंख्यक नहीं देख रहे हैं? ये कि असदुद्दीन साहब क्या कर रहे हैं? इससे नुकसान होगा, सारे लोग चालाक हो गए हैं। ऐसा बात नहीं है कि अब बहुत असर पड़ेगा। अच्छा, तो वक्फ बोर्ड का अगर आप जिक्र कर रहे हैं, ये तो मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में है और कई तारीखें पढ़ी और इस पर बहस भी हुई। इसके साथ में जो SIR हुआ बिहार में, जिसकी शुरुआत निर्वाचन आयोग ने किया, वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन इन दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो लचर दिखाई देता है। और इसके अलावा कल की घटना आपको पता ही होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन पर जूते से हमला करने की कोशिश की गई। तो जरा वो लचर रवैया ये वक्फ कानून को लेकर और SIR को लेकर और फिर ये जूते से हमला, इन घटनाओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये न्यायालय का मामला है भैया जी। हमारे LOP जननायक राहुल गांधी ने इस मुद्दा को उठाया जी। ये देश में विपक्ष के जितने भी नेता हैं सब लोग उठाए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार छोड़कर, जो कि सहयोगी हैं NDA के और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के। अब रह गई न्यायालय की बात। सरकार इतना ढुलमुल स्थिति में चल रही है और लोकतंत्र का हत्या करा रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमारे मुख्य न्यायाधीश पर कोई भी व्यक्ति हो, वकील हो, चाहे कोई भी आम पब्लिक हो, अगर सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की कोशिश की जा रही है तो इससे दुर्भाग्य, इससे लोकतंत्र की हत्या और क्या हो सकती है। मैं इसका बहुत निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं। एक और विशेष बात यह है कि वो जिस समुदाय से आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस समुदाय से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, तो ये तो मतलब देश के दलितों का भी अपमान है, बहुत बड़ा। उनको क्या संदेश ये लोग देना चाह रहे हैं इसी हरकत करके? ये संदेश देना चाह रहे हैं ना, ये देखिए एक षड्यंत्र है। ये जो देश के अंदर जो सरकार बनी है, अभी बौखला गए हैं। दलित की स्थिति है कि अभी कांग्रेस की तरफ मुखातिब हो रहे हैं दलित, बहुत माने मास स्केल पर तो मुखातिब हो रहे हैं। ये घबराहट में लोग हैं, भाजपा के लोग। ये सारे भाजपा के लोग और RSS के लोग इस तरह का कुकुर्त करार फैला रहे हैं इस देश में। अच्छा, ये रोहतास जिला में 7 विधानसभा सीटें हैं ना? जी, 7 विधानसभा क्षेत्र है। तो इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र में जैसे पिछली बार 2 सीटें मिली थी, 2 लोग लड़े थे ना, दोनों कांग्रेस जीती भी थी शायद, है जी। तो इस बार कितने सीटें यहाँ से आ रही हैं? 2 सीट तो कंफर्म है हम लोगों का। वो 1 सीट का और हम लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, 3 सीटों का मांग हो रहा है। लगता है कि तीसरा सीट भी हम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, तो कहाँ की सीट? देखिए, अभी हम आपको खोल कर नहीं बता सकते हैं। अच्छा, ये कि कहाँ का सीट, अभी इसको गोपनीय रखा गया है। रणनीति चल रही है कि तीसरा सीट कौन मिलेगा यहाँ, उस पर विचार हो रहा है। हमको लगता है कि मिलना भी चाहिए। अच्छा, बाकी पूरे प्रदेश में कितना सीट अभी आप अनुमान था? हम लोग को 70 सीट मिला था। हाँ। तो हम लोग 70 से ऊपर मांग रहे हैं।
सब। अभी देखिए बैठक आज भी चल रही है, कल भी बैठक होगी। कल बैठक होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, शायद, मुझे पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि हो सकता है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उसमें उजागर हो जाएगा कि कितना सीट मिल रहा है हम लोगों को। तो पिछली बार तो पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ से जिले की 7 सीटों पर, 7 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी, है ना। 2 पे कांग्रेस और एक पर माले, एक पर CPI-ML और शेष 4 पर राजद। इस बार क्या पोजीशन है? इस बार पोजीशन यही है कि अगर सही पार्टी ने उम्मीदवार का चयन किया तो 7 का 7 सीट पुनः हम लोग लेंगे। फिर से 7 सीट ही, हाँ, सीट आप जितने का दावा कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। पूरे विधानसभा स्तर पर, ये पूरे बिहार के स्तर पर क्या है? बिहार के स्तर पर हम लोगों की सरकार बनेगी। हम लोग 130 से 140 सीट जीतेंगे बिहार में, और सरकार बनेगी इंडिया महागठबंधन। कितना सीटें? 160 के आसपास। 160। तो यानी बीजेपी कितना पिछड़ जाएगी, जदयू इतना पिछड़ जाएगी? बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं, कोई मुद्दा नहीं, हिंदू मुसलमान छोड़कर कोई मुद्दा नहीं। आप देख रहे हैं अभी चर्चा चल रही है कि 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन अडानी को दिया गया, 1050 एकड़ जमीन दिया गया, तो इसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मोतिहारी का चीनी मिल कहे थे मोदी जी की अबरी बार आएंगे तो इसी चीनी का चाय पिएंगे, उसको खंड खंड में बिकवा दिए उस चीनी मिल का। तो जनता भी देखिए अब समझ रही है, आज जनता उब चुकी है। ये डबल इंजन की सरकार से 11 साल उनका हो गया, अब 20 साल इनका हो गया। प्रशांत किशोर के बारे में लोग कहते हैं, आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल, महागठबंधन के लोग भी, कि ये बी टीम है, वो बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन वो तो एनडीए के कई यहाँ जो मंत्री हैं बिहार के, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और वो जायसवाल, क्या है, कौन जायसवाल है, दिलीप जायसवाल, सब पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज 3 साल से हमारे प्रशांत किशोर जी इस बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। 3 साल में इनको कहीं पता नहीं चला, कभी नहीं पता चला, जबकि ये माने भ्रष्ट नहीं, भ्रष्टतम मंत्री के नाम से अशोक चौधरी को जाना जाता है बिहार में, समझे ना। अब ये आरोप लगा रहे हैं चुनाव के समय में, आरोप लगा रहे हैं, आपको न्यायालय में जाना चाहिए। आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी स्वीकार कर रहा हूं कि भ्रष्ट नहीं, अशोक चौधरी इस बिहार का भ्रष्टतम मंत्री है, ठीक ना। सम्राट चौधरी का जो स्थिति देख रहे हैं, देख ही रहे हैं, उनका एज में डिफर है, उसको क्लियरफाई नहीं कर पा रहे हैं। दिलीप जायसवाल पर मर्डर केस का आरोप लगा रहे हैं, और ये हड़पने की एक, देखिए अस्पताल है, उसको हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये माने पूर्व में होना चाहिए था ना, अभी चुनावी माहौल है, जब चुनाव का नोटिफिकेशन हो गया तब आप आरोप लगा रहे हैं। इसके पूर्व आप कहां गए थे? प्रशांत किशोर जी 3 साल से इस काम कर रहे हैं बिहार में, तो ये तो चुनावी प्रोपेगेंडा खड़ा किए हुए हैं। हम तो मान रहे हैं कि भ्रष्ट है, जांच होनी चाहिए इन लोगों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लोग चिंता जता रहे हैं, क्या इस पे आपका? बिल्कुल सही है, ये कहने वाली बात नहीं है। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप देख रहे हैं इनका स्टेज पर हरकत कि कैसे कर रहे हैं। कभी मोदी जी का हाथ पकड़ते हैं, कभी औरत को देह पकड़कर ऐसे से ऐसे घुमाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी लालू जी को ससुरा कहते हैं। आप तो अभी 2-4 दिन की घटना है स्टेज पर से, तो मानसिक रूप से बीमार तो है ही है। अब इससे अधिक प्रमाण क्या दिया जा सकता है? ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।